हेलो दोस्तों, स्टेट एटलस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम जिन सवालों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो सवाल मध्य प्रदेश में बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही उनसे संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है मानचित्रों पर आधारित है, तो इसमें वो खबरें जो मध्य प्रदेश से संबंधित नदियों, झरने, पोखर, तालाब, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि से संबंधित थे, उन्हीं के तर्ज पर आप सभी के लिए प्रश्न को फ्रेम किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो मध्य प्रदेश स्टेट एटलस के ऊपर आधारित है। आपने इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले पिछले एपिसोड में जो प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया था उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले एपिसोड का जो हमारा अभ्यास प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई थी और दूसरी तरफ संबंधित नदियां दी हुई थी। तो परियोजनाएं थी गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, बाण सागर जल विद्युत केंद्र और सबसे अंत में महेश्वर जल विद्युत केंद्र। इनके समक्ष चंबल नदी, काली सिंध नदी, बेड़च नदी एवं नर्मदा नदी दिया हुआ था। तो हमें यहां पर यह बताना है कि किसका सुमेलन सही नहीं, यानी वह कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यह चंबल नदी पर है और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि इनकी स्थिति को भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी वह कौन से जिले हैं जहां पर यह जल विद्युत केंद्र परियोजनाएं स्थित हैं। तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो है चंबल नदी पर मंदसौर जिले में है। वही मड़ीखेड़ा जो है ये काली सिंध नदी पर है और ये शिवपुरी जिले में है। जो राज्य का शिवपुरी जिला है वहां पर मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र परियोजना स्थित है। बाण सागर जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो ये बेड़च नदी पर ना होकर के बल्कि ये सोन नदी पर है, जो कि रीवा एवं शहडोल मार्ग पर स्थित है। और सबसे अंत में अगर हम बात करते हैं महेश्वर जल विद्युत केंद्र की, तो यह नर्मदा नदी पर खरगोन जिले में है। तो एक बार इन चारों जिलों की अवस्थिति को मानचित्रों पर देख लेते हैं। मंदसौर की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर ये रहा। वहीं शिवपुरी की स्थिति को देखते हैं तो वो ये रहा। खरगोन जिले की अगर हम बात करते हैं, खरगोन जिले की स्थिति ये रही। वहीं रीवा और शहडोल की स्थिति को अगर देखते हैं तो रीवा ये रहा और शहडोल ये रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बैतूल जिले के स्कूलों में घर घर सृजन व घर घर विसर्जन कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी के गणेश निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस दिवस के अवसर पर बैतूल जिले में घर घर सृजन व घर घर विसर्जन कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी के गणेश मूर्ति का निर्माण किया गया है और ये जो निर्माण किया गया है वो स्कूली बच्चों के द्वारा कराया गया है। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि ये जो मूर्तियां होंगी ये इको फ्रेंडली होंगी और जब इनका विसर्जन नदियों में किया जाएगा तो विसर्जन के दौरान नदियां भी स्वच्छ हो जाएंगी, यानी वहां पर जो भी गंदगी जमा हुई है उसको साफ कर दिया जाएगा। तो इस खबर के तर्ज पर जो सवाल बनाया गया, सवाल यह है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किस स्थान को माना जाता है। विकल्प में है करौंदी, लाखापुर, बरसाली, काजी जमथी। तो इन विकल्पों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो केंद्र बिंदु है भारत का ये कहां पर है। इसके साथ ही साथ एक और शब्द चर्चा में बहुत आता है जो कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो है भारत का अक्सर ये शब्द भी देखने को मिल जाता है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहां स्थित है। तो ये दोनों बता दें आपको कि अलग अलग है, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां पर आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है ये बरसाली में है और बरसाली जो है बैतूल जिले में है।
वहीं अगर हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, तो ये करौंदी में है और ये कटनी जिले में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, बरसाली हो जाएगा। एक बार इसकी स्थिति को देख लेते हैं। इस मानचित्र पर यह बैतूल जिला रहा और बैतूल जिले के पश्चिम की ओर बरसाली स्थित है और इसी के पास लाखापुर और काजी जमथी भी स्थित है, जो कि विकल्प में दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर बरसाली हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में रीवा प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है कि राज्य में जो भी युवा बेरोजगार हैं और वो कोई निर्माण कार्य में या कोई सेवा उपक्रम लगाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसकी वजह से जो ऐसे युवा बेरोजगार हैं वो अपना स्वरोजगार खुद से स्थापित कर सके। तो इसकी तर्ज पर सवाल ये है, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? विकल्प है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार एवं नर्मदा घाटी। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की हम बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। तो प्रश्न में पूछा गया है मध्य उच्च प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कि ये जो बघेलखंड का पठार है ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो है पूर्वी पठार का भाग है। बाकी ये जो 3 भाग है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार एवं नर्मदा घाटी, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। एक बार इनको मानचित्रों पर देखते हैं। मानचित्र की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहां से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो बघेलखंड का पठार है ये पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल है। वहीं मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, मध्य भारत का पठार इत्यादि ये जो है ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है नर्मदापुरम की जेल में बुद्धि के देवता की अनोखी आराधना। बुद्धि की देवता जो है गणेश जी को कहा जाता है। अब नर्मदापुरम की जेल में जो भी कैदी जेल की सजा काट रहे हैं उनमें कुछ सकारात्मक विचार आ सके, यानी कि वो जो उनके अंदर जो भी विकार पैदा हो रहे हैं, जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनसे वो बच सके, इसके लिए वहाँ के जो अधीक्षक हैं जेल के उन्होंने एक अनोखी पहल की है। उस पहल के तहत उन्होंने क्या किया, जो बुद्धि की देवता है उनकी मूर्तियां बनवाई जा रही, यानी कि जो व्यक्ति या जो कैदी जिस लायक है उसको वो कार्य दिया गया है, किसी को रंगाई का, किसी को मिट्टी गूंदने का इत्यादि कार्य दिया गया है, जिसकी वजह से वो इन कार्यों में संलग्न रहे और उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो इसी तर्ज पर सवाल ये है, मध्य प्रदेश के रेखा मानचित्र पर 4 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्यान है जिसकी स्थिति सही नहीं दर्शाई गई है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इन उद्यानों की स्थिति मालूम होनी चाहिए, यानी वह कौन से जिले हैं जहां पर इनकी स्थिति है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में स्थित है। वन विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये भोपाल में स्थित है। तो इनकी स्थिति को ABCD से दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं कि किसकी स्थिति को सही से नहीं दर्शाया गया है। बांधवगढ़ ये रहा उमरिया में, सतपुड़ा ये रहा, वन विहार ये रहा और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये रहा। तो अगर हम यहाँ पर सी की स्थिति को देखते हैं नर्मदापुरम की, तो यहाँ पर दिखाया गया ये जो जिला होगा ये बैतूल की स्थिति होगी, ना कि नर्मदापुरम की। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी सी की स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है। अगली खबर है छतरपुर में मिला पहला स्क्रब टाइफस का मरीज। अब स्क्रब टाइफस क्या है? स्क्रब टाइफस जो है एक तरह से किसी व्यक्ति में जब उसके शरीर पर काले धब्बे बन जाते हैं जो लगभग परमानेंट हो जाते हैं,
तो उसको स्क्रब टाइफस कहते हैं, और जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई भी इस तरह का व्यक्ति जिसमें ऐसे लक्षण देखे जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे। स्क्रब टाइफस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है या जीवाणु है वो है ओरिएंटा सुत्सुगैमुसी। तो इसकी तर्ज पर जो सवाल बनाया गया है, मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 11, 12, 13, 14। तो एक बार इसको मानचित्र पर देखते हैं, फिर इसका सही उत्तर क्या होगा उसको देख लेंगे। जैसा कि ये ग्रीन से दिखाया गया है, ये उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है। तो देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, निवाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13। यानी कि 13 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो सीधी है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 13। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है छिंदवाड़ा में पांडुरना का विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला संपन्न। गोटमार मेला जो है जाम नदी के किनारे संपन्न किया जाता है, यानी इसका आयोजन जो है छिंदवाड़ा में पांडुरना जो है एक स्थान है, वहीं पर जाम नदी प्रवाहित होती है और वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे एक कहानी ये है कि इसमें जो वहाँ पर जो 2 गांव स्थित थे, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति था जो किसी लड़की से प्रेम करता था और उस लड़की को भगाकर ले आया था और उससे विवाह कर लिया था। तो यहाँ के लोग जो है प्रायश्चितवश एक दूसरे गांव के ऊपर पत्थर मारते हैं, यानी गोट मारते हैं, जिसकी वजह से यह जो मेला है अपने आप में ही बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के साथ साथ ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस मेले का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा इलाका रहा है एक बार सुर्खियों में है। और इसी के तर्ज पर जो प्रश्न फ्रेम किया गया है उसको देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से सीता रेवा नदी का उद्गम होता है? चिचली, छींदगांव, तामिया, जुन्नारदेव। इसका उत्तर देने के लिए मानचित्र को एक बार देखते हैं। यहां से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये छींदगांव है और ये जो जिला है छिंदवाड़ा है। तो छिंदवाड़ा जिले में छींदगांव एक स्थान है जहां से सीता रेवा नदी का उद्गम होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक नदी और भी प्रवाहित हो रही, तो ये जो नदी है ये शक्कर नदी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा छींद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में निर्मित MM40L70 एंटी बम की पहली खेप स्वीडन के लिए रवाना। खबर जो है जबलपुर की है और यहाँ पर जो खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर MM40L70 एंटी बम का निर्माण किया गया है और इस बम को नमो को नाम दिया गया है, यानी नमो एंटी बम। और इसका जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है स्वीडन को। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है, दिए हुए कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वनों का विस्तार मुख्य रूप से भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल, सिवनी आदि जिलों में अधिक है। यह राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 58.49% है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वनों की अगर बात करते हैं तो ये मौसमी वन है, जैसा कि पर्णपाती से ही स्पष्ट हो जाता है। जब भी प्रतिकूल मौसम आता है, यानी कि ऐसा मौसम जो इनके लिए, जो इनकी वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो ऐसे मौसम में ये जो वन होते हैं अपनी पत्ती को गिरा देते हैं जल संरक्षण के लिए, ताकि जो प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें जो संरक्षित जल है उसका ये वन इस्तेमाल कर सके और अपने जीवन को निरंतर बनाए रखें।
तो इसकी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्थिति जो है भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल, सिवनी आदि जिलों में है। इसके साथ ही साथ सागर, मंडला जिले में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। और राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 58.49% इनकी उपस्थिति है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2। अगली खबर है, बालाघाट में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बैलों की पूजा अर्चना का पर्व तान्हा पोल पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया। खबर बालाघाट जिले की है। यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद एक परंपरा है कि बैलों को सजा करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इसको तान्हा पोला के नाम से जाना जाता है। तो सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। मैग्नीज, बॉक्साइट, कोरंडम, एस्बेस्टस। बालाघाट, कटनी, सीधी, ग्वालियर। मैग्नीज जो है बालाघाट में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्पादन जो है यानी इसका जो खनन क्षेत्र है कटनी है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा सतना, शहडोल में भी बॉक्साइट पाया जाता है। कोरंडम की अगर हम बात करते हैं, कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो ये जो है सीधी में पाया जाता है। यहां पर सीधी पर एक स्थान है जिसे पीपरा परकोटा कहा जाता है। पीपरा परकोटा नामक स्थान पर कोरंडम प्राप्त होता है। एस्बेस्टस की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्वालियर में नहीं होता है, बल्कि झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीहोर आदि जिलों में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। और इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, इसके लिए अलावा सीमेंट की शीट बनाने में, यानी जो छतों पर छाने के लिए जो शीट बनाई जाती है उसके उत्पादन में भी एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी जिले हैं इसको मानचित्र पर देखते हैं। झाबुआ ये रहा, झाबुआ में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल से पहले खबर को देखते हैं कि वह खबर कौन सी है जिसके तर्ज पर सवाल को बनाया गया है। नरसिंहपुर जिले के बरमान वन परिक्षेत्र में फिल्म पुष्पा की तरह नदी में सागौन की लकड़ी बहाकर ले जा रहे तस्करों को दबिश देकर किया गिरफ्तार। खबर नरसिंहपुर जिले के बरमान वन परिक्षेत्र की है। इस वन परिक्षेत्र में जो भी कीमती लकड़ियां हैं उनको फिल्मी स्टाइल में तस्कर किया जा रहा था, यानी कि अवैध रूप से एक जगह से दूसरे स्थान पर लिया जा रहा था। और वहां पर जो वहां का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने दबिश डाल करके इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो इससे संबंधित जो सवाल बनाया गया है, सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? बेतवा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। अगर राज्य के मानचित्र को हम देखते हैं तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये जो नदी जा रही है ये नर्मदा नदी है। चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी ये रही। वहीं सोन नदी को अगर हम देखते हैं तो सोन नदी की स्थिति कुछ इस तरह से रही। ये आगे जाकर के पटना के पास गंगा से मिल जाती है। अब वहीं अगर बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी ये रही। अब अगर इस मानचित्र को देखें जिसमें कहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है उसको दर्शाया गया है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गहरी काली मिट्टी से संबंधित है और यहीं पर नर्मदा नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो यानी कि यहां पर जो भी जिले स्थित हैं इन जिलों में ही गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वह कौन जिले हैं जिन जिलों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये आप सभी के लिए
होमवर्क रहा। इस प्रश्न में सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि किस नदी घाटी के अंतर्गत गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो नदी है नर्मदा नदी, यानी इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो सवाल है वो आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। इसको देखने से पहले खबर क्या है इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से खुलेंगे। मध्य प्रदेश में जो भी 6 टाइगर रिजर्व हैं इनको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए, क्योंकि जो बरसात का महीना है उसमें पर्यटकों को तो दिक्कतें होती ही होती है, साथ ही साथ जो वहाँ पर पशु पक्षी रह रहे हैं, जो भी टाइगर रह रहे हैं, उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन टाइगर रिजर्व को बंद कर दिया गया था और अब ये एक बार फिर से 1 अक्टूबर से खुलेंगे और इन सब के लिए 29 अगस्त से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। तो इसके तर्ज पर जो सवाल फ्रेम किया गया है, सवाल ये है, बामनी दरार संबंधित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सबसे अंत में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी को बताना कि जो बामनी दरार है इन राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे संबंधित है। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड। इस एपिसोड के माध्यम से जो भी खबरें सुर्खियों में रही उनके तर्ज पर आप सभी के लिए प्रश्न को फ्रेम किया गया, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं या वह कौन से स्थान है जिससे संबंधित या जिनके इर्द गिर्द कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड में जिन तथ्यों और जिन सूचनाओं को आप तक पहुंचाया गया वो आने वाली आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम के। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।